आपके ग्रोथ प्लेट्स कभी बंद नहीं होते। इस वीडियो को एंड तक देखो और हाइट इंक्रीज करने का बेस्ट और मोस्ट पॉसिबल तरीका जानो। मेरे YouTube चैनल पर एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके ग्रोथ प्लेट्स असल में कभी बंद नहीं होते और आप किसी भी उम्र में लंबे हो सकते हैं। आपने शायद ग्रोथ प्लेट्स के बारे में तो सुना होगा और ये बात भी सुनी होगी कि अगर ग्रोथ प्लेट्स बंद हो जाए तो आप लंबे नहीं हो सकते। लेकिन साइंस हर दिन आगे बढ़ रहा है और नए एक्सपेरिमेंट्स और सबूत बताते हैं कि किसी भी उम्र में लंबा होना पॉसिबल है, क्योंकि आपके ग्रोथ प्लेट्स कभी बंद नहीं होते। मैं इस वीडियो में इसका पूरा साइंस समझाऊंगा, लेकिन पहले आपको जानना होगा कि ग्रोथ प्लेट्स क्या हैं और कैसे काम करती हैं। ग्रोथ प्लेट्स इंसान की बोन्स के सिरों पर मौजूद कार्टिलेज की पतली परतें हैं, जिन्हें साइंस में एपिफिजियल प्लेट्स या एपिफिसिस कहते हैं। ये कार्टिलेज आपके कानों में मौजूद कार्टिलेज से अलग है। कानों में इलास्टिक कार्टिलेज होता है, जबकि ग्रोथ प्लेट्स में हाइलीन कार्टिलेज होता है। इस शब्द को याद रखें, क्योंकि बाद में हम इसके बारे में और बात करेंगे। बच्चों और बड़ों में बोन्स की लंबाई बढ़ने का ज्यादातर काम एपिफिजियल प्लेट्स से होता है। लेकिन यह प्रोसेस कैसे काम करता है जिसमें आप ग्रोथ प्लेट्स से लंबे होते हैं? ये सब एक प्रोसेस से होता है जिसे एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन कहते हैं। एपिफाइजियल प्लेट्स में ढेर सारी कार्टिलेज सेल्स होती हैं, जिन्हें कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। ये कॉन्ड्रोसाइट्स धीरे धीरे बोन्स की सेल्स में बदल जाती हैं। आसान शब्दों में, कार्टिलेज बोन्स में चेंज हो जाता है। जब कार्टिलेज बोन्स में बदलता है तो इसे एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन कहते हैं। जब आप तेजी से बढ़ रहे होते हैं तो आपका एपिफिशियल कार्टिलेज साइज में बढ़ता है, और हर बार जब ये बढ़ता है उसका कुछ हिस्सा बोन में बदल जाता है। ये प्रक्रिया आपके ग्रोथ प्लेट्स में तब तक चलती है जब तक सारा एपिफिजियल कार्टिलेज बोन में नहीं बदल जाता। इसे पूरी तरह ऑसिफाइड कहते हैं, और ज्यादातर साइंटिस्ट कहते हैं कि अब आपके ग्रोथ प्लेट्स बंद हो गए हैं और आप लंबे नहीं हो सकते। लेकिन ये सिर्फ आधी सच्चाई है। हालांकि ये सच है कि आपका एपिफिजियल कार्टिलेज ज्यादातर बंद हो चुका होता है, लेकिन आपके ग्रोथ प्लेट्स असल में अभी भी खुले रहते हैं और आप लंबे हो सकते हैं। इसके लिए आपको याद रखना होगा कि एपिफिजियल प्लेट्स किस तरह के कार्टिलेज से बने हैं। जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था, हाइलिन कार्टिलेज से एपिफिजियल प्लेट्स बनते हैं, और इस तरह के कार्टिलेज में एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन हो सकता है। अब इस तस्वीर को देखें। आप देख सकते हैं कि आपकी पूरी बोन पहले पूरी तरह कार्टिलेज से बनी थी। धीरे धीरे ज्यादातर हाइलाइन कार्टिलेज एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन के जरिए बोन में बदल जाता है, जब तक कि सिर्फ एपिफिजियल प्लेट और आर्टिकुलर कार्टिलेज ही बाकी नहीं रहते। एपिफाइजियल कार्टिलेज भी समय के साथ बोन में बदल जाता है, और फिर बोन्स में सिर्फ आर्टिकुलर कार्टिलेज ही हाइलाइन कार्टिलेज के रूप में बाकी रहता है। हमने एपिफिजियल प्लेट्स के बारे में तो खूब बात की, लेकिन आर्टिकुलर कार्टिलेज के बारे में अभी कुछ नहीं बताया। आर्टिकुलर कार्टिलेज आपके घुटनों, टखनों, रीढ़ और दूसरी जगहों पर होता है। यह कार्टिलेज कभी पूरी तरह बोन में नहीं बदलता, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो आपका शरीर अच्छे से हिलडुल नहीं पाएगा। आर्टिकुलर कार्टिलेज में आर्टिकुलर कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं। ये एपिफिसिस में मौजूद कॉन्ड्रोसाइट्स से अलग हैं, जिन्हें एपिफिजियल कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। एपिफिजियल प्लेट्स के कॉन्ड्रोसाइट्स के उलट आर्टिकुलर कॉन्ड्रोसाइट्स सीधे बोन की सेल्स में नहीं बदल सकते। अब एक छोटा सा रिव्यू। एपिफिजियल कार्टिलेज बोन में बदल जाता है क्योंकि इसमें एपिफिजियल कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं, जो लंबी प्रक्रिया के बाद बोन में बदल जाते हैं। आर्टिकुलर कार्टिलेज में आर्टिकुलर कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं और ये बोन में नहीं बदल सकते, पर वो एपिफिजियल कॉन्ड्रोसाइट्स में बदल सकते हैं, और वो बोन में बदलने की क्षमता रखते हैं। इसका मतलब है कि आप अपने घुटनों, टखनों और रीढ़ के आर्टिकुलर कार्टिलेज को अपने ग्रोथ प्लेट्स में बदल सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, आर्टिकुलर कार्टिलेज कभी बंद नहीं होता, यानी आपके ग्रोथ प्लेट्स कभी बंद नहीं होते। इस दावे को कई स्टडीज ने सपोर्ट किया है, जिनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। फ्रैक्चर रिपेयर एंड जनरेशन नाम की किताब में, जिसे ब्रायन कीथ हॉल ने लिखा है, ये भी कहा गया है कि हर तरह का कार्टिलेज या कार्टिलेज बनाने वाला टिश्यू ग्रोथ प्लेट बना सकता है। लेकिन आर्टिकुलर कॉन्ड्रोसाइट्स को एपिफिजियल कॉन्ड्रोसाइट्स में बदलने के लिए क्या करना होगा?
ये सब एक खास स्टिमुली पर निर्भर करता है और दो तरह की स्टिमुली महत्वपूर्ण हैं, मैकेनिकल और केमिकल। मैकेनिकल स्टिमुलाई का मतलब है वो ताकत जो बोन तक पहुंचती है। ये ताकत आपके पैरों के जमीन पर पड़ने से आ सकती है जब बोन्स उस ताकत को सोखती हैं। ये ताकत मांसपेशियों के खिंचाव से भी आ सकती है, जैसे कि आर्म रेसलिंग के दौरान, या ये दोनों का मिश्रण हो सकता है, जैसे कि तेज दौड़ने में। महत्वपूर्ण ये है कि मैकेनिकल स्टिमुलाई के लिए जो व्यायाम आप करते हैं वो टेंशनल फोर्स पैदा करें, न कि कंप्रेसिव फोर्स। टेंशनल फोर्स बोन्स को लंबा करने में मदद करती है, जबकि कंप्रेसिव फोर्स बोन्स को चौड़ा और छोटा करती है। अब दूसरी चीज है केमिकल स्टिमुलाई। जब मैं केमिकल कहता हूं तो मेरा मतलब शरीर में प्राकृतिक रूप से बनने वाले पदार्थों से है, जैसे हार्मोन, ग्रोथ फैक्टर्स और कुछ प्रोटीन। सबसे महत्वपूर्ण है HGH हार्मोन और IGF-1 ग्रोथ फैक्टर। HGH आपके पिट्यूटरी ग्लैंड में बनता है और IGF-1 का आधार है। अगर आप अपने शरीर में IGF-1 की मात्रा बढ़ाना चाहते हैं तो पहले HGH की मात्रा बढ़ानी होगी। HGH बढ़ाने के लिए ये करें, रोजाना कम से कम 125 ग्राम प्रोटीन खाएं। प्रोटीन में मौजूद अमीनो एसिड्स HGH बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी हैं। मिसाल के तौर पर L-आर्जिनिन अमीनो एसिड HGH को 400% तक बढ़ा सकता है। अच्छी नींद लें, तेज दौड़ लगाएं। ये आसान है। 10 सेकंड की 5 तेज दौड़ करें, जिसमें आप अपनी पूरी ताकत लगाएं, जैसे आप किसी शिकार का पीछा कर रहे हों। हर दौड़ के बीच 1-3 मिनट का आराम लें। इसे हफ्ते में 2-3 बार करें और आपके ग्रोथ हार्मोन की मात्रा काफी बढ़ जाएगी। ये तीनों चीजें IGF-1 को बढ़ाएंगी, लेकिन एक और चीज करनी होगी। IGF-1 का पूरा नाम इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 है और इसका नाम बताता है कि इंसुलिन इसके लिए जरूरी है। समस्या ये है कि इंसुलिन और HGH एक दूसरे के खिलाफ काम करते हैं। अगर इंसुलिन बढ़ता है तो HGH कम होता है। इसलिए अगर आप IGF-1 को सबसे ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो पहले HGH को बढ़ाएं, फिर इंसुलिन को। मैं सुझाव देता हूं कि दिन भर ढेर सारा प्रोटीन खाएं और दोपहर या शाम को तेज दौड़ करें, जिससे HGH बढ़े। दौड़ के बाद ढेर सारे कार्ब्स वाला खाना खाएं या 2-3 चम्मच चीनी के साथ दूध पिएं। इससे इंसुलिन बढ़ेगा और जब HGH और इंसुलिन दोनों ज्यादा होंगे तो IGF-1 की मात्रा भी बढ़ जाएगी। अब वीडियो का अंत हो गया। मैं चाहता हूं कि आप सब, जिसमें आप भी शामिल हैं, नीचे कमेंट करें कि आप किस बारे में वीडियो देखना चाहते हैं और क्या और समझना चाहते हैं। साथ ही लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि मैं ऐसे और कंटेंट बना सकूं। बाद में मिलते हैं।